मोड पे चलेगा। हेलो 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 हेलो, देखो जरा आ रहा है साउंड। हेलो 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 हेलो। कर दिया वहां से शुरुआत। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। लास्ट सेशन में जैसा कि हमने देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स अबाउट द कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड से संबंधित कुछ हम चर्चाएं कर रहे थे कि स्टार बेसिकली क्या होता है और कहाँ पर है हमारा मेन स्टार यानी मुख्य जो तारा है सूर्य, और इसके साथ साथ सन के बारे में कुछ डिटेल्स यानी आज देखेंगे वो, और सोलर सिस्टम क्या है यानी सौर मंडल या सौर परिवार के जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों आखिर सन का रेवोल्यूशन करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसके विषय में पिछली क्लास में हमने चर्चा की और कुछ बातें और थी जिन पे हम बात कर रहे थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो हमारा सौर मंडल है कि ग्रह या ग्रहों से संबंधित कुछ अवधारणाएं देखेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हमें समझना और जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार एग्जामिनेशंस के अंदर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर इन प्लैनेट्स से रिलेटेड कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है। लास्ट क्लास में हमने जाना कि इसमें सन आएगा यानी हमारा सूर्य, बाकी 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह इसके अंतर्गत आएंगे और साथ ही साथ कुछ सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स यानी धूमकेतु, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम का भाग बनाते हैं। यानी सौर मंडल क्या है, उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, वो सब कुछ हमने देखा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 8 प्लैनेट्स किस सीक्वेंस में है। अगर हमसे कभी सीक्वेंस पूछ ली जाए, आस्क कर ली जाए कि सौर मंडल के ग्रहों का क्रम कैसे है, तो सौर मंडल के ग्रहों का क्रम कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहां पर आपके लिए 8 प्लैनेट्स मार्क कर देता हूं और 8 प्लैनेट्स पे सबसे पहला होगा बुध, दूसरा प्लैनेट है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, नेक्स्ट मंगल, उसका अगला होगा बृहस्पति, नेक्स्ट होगा शनि, सेकंड लास्ट होगा अरुण और लास्ट प्लेनेट होगा वरुण। तो इस तरीके से ये क्रम होगा इनका। अगर इंग्लिश में भी इनके नाम देखे जाएं तो पहले प्लेनेट को हम बोलते हैं मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, देन अर्थ, नेक्स्ट इज मार्स, देन जुपिटर, नेक्स्ट वन इज सैटर्न, देन यूरेनस एंड लास्ट वन इज नेपच्यून। तो पहला तो यही प्रश्न बन सकता है कि हमें क्या ये पता है कि सन से जब हम दूर जाएंगे सूर्य से तो ग्रहों का क्रम किस प्रकार से है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से 8 ग्रह होंगे। दूसरा प्रश्न कुछ ऐसे बन सकता है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, थर्ड नंबर पर कौन सा ग्रह है और चौथे नंबर पर कौन सा प्लेनेट है। तो याद रखिए जो लास्ट वाले 4 हैं, अंतिम 4 ग्रह हैं, वो बड़े हैं और जो पहले 4 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा हमारा पृथ्वी है, अर्थ, तो ये 5 नंबर पर। और बस इतनी सी बात याद रखना है कि द फर्स्ट प्लैनेट इज स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहला ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बाकी बचे 2 ग्रह 6 और 7 नंबर यानी 6 और 7 नंबर जो बचे हैं वो हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं और यहां पर नोट कर सकते हैं रैंक इन वॉल्यूम, रैंक इन वॉल्यूम कहने का मतलब आयतन में इनका क्रम, आयतन में इनका क्रम। आयतन का मतलब वॉल्यूम का आशय क्या है, वॉल्यूम से आशय है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, उसमें भार कितना है, उसका घनत्व कितना है, इससे हमें अभी कोई खास मतलब नहीं है। अगली बात आती है कि सबसे सख्त बना हुआ ग्रह कौन सा है, मोस्ट डेंसिटी यानी सर्वाधिक घनत्व,
कौन से ग्रह का है और सबसे कम घनत्व कौन से ग्रह का है? लीस्ट डेंसिटी यानी न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, यानी अगर उनकी बनावट को देखा जाए, उसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, वो ज्यादा पास में कौन से ग्रह के हैं और ज्यादा दूर दूर कौन से ग्रह के हैं। घनत्व का मतलब यही होता है कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर हम एक क्यूब लें, सेंटीमीटर क्यूब यानी एक घन सेंटीमीटर, तो उसमें कितना ग्राम वजन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, वो होता है ग्राम, जो भी वेट है, पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना ग्राम वजन हमें मिलता है प्रति घन सेंटीमीटर में। तो अगर हम दोनों इन्हीं ग्रहों की बात करें, केवल दो प्लैनेट्स की बात करें, अर्थ और सैटर्न, तो हमें यहां देखने को मिलेगा कि हमारी पृथ्वी का जो घनत्व वो सबसे अधिक है। पृथ्वी सबसे सख्त बनी हुई है, रिजिड है, 5.52 ग्राम वेट मिलेगा हमें पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर औसतन। और अगर हम सैटर्न की बात करते हैं, यानी शनि ग्रह के बारे में, तो शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वो है लेस देन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक घन सेंटीमीटर का टुकड़ा अगर हम शनि ग्रह का लें तो उसमें हमें 1 ग्राम से भी कम वजन मिलेगा। और पृथ्वी का वैसा ही एक टुकड़ा तोड़ा जाए, पीस लिया जाए, तो उसमें 5.5 ग्राम से ज्यादा वजन होगा। तो घनत्व का मतलब यहां पर यही है। तो ये हुई डेंसिटी, कौन से प्लेनेट की ज्यादा है और कौन से प्लेनेट की कम है। अब देखिए, पहले जो 4 प्लेनेट हैं उनको हम इनर प्लेनेट कहते हैं, आंतरिक ग्रह, और बाकी जो 4 प्लेनेट हैं उनको कहते हैं आउटर प्लेनेट्स। तो आउटर और इनर प्लेनेट्स का जो डिवीजन किया गया है, विभाजन किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें इसका आंसर करना है, इसका उत्तर देना है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनका बेल्ट बना हुआ है, एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, बहुत ही छोटे छोटे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। इस क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाहर वाले ग्रहों को हम आउटर प्लैनेट्स, बाह्य ग्रह, और अंदर वाले जो ग्रह हैं 4, उनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स। तो इनर और आउटर प्लैनेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, विभाजन है, वो कोई खास बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, बस केवल इतना सा कि वो अंदर है, वो बाहर है। लेकिन दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है, यहां पर महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो ये आउटर प्लैनेट है 4, ये प्लैनेट्स गैस के बने हुए हैं, मेड ऑफ गैसेस। ये हमें जरूर याद रखना है कि गैसों से बने हुए हैं, गैसों के बने हैं आउटर प्लैनेट्स। और पहले जो 4 प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट्स, जिनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये 4 प्लैनेट्स बने हुए हैं रॉक्स से, मेड ऑफ रॉक्स, यानी रोकी है, चट्टानी है, चट्टानों से बने हैं, राइट। तो चट्टानों से बने हुए ग्रह और गैसों से बने हुए ग्रह। हमारी अर्थ भी चट्टानों से ही बनी है, पृथ्वी का निर्माण भी चट्टानों से हुआ है, रोकी है। तो हमारी अर्थ के जैसे बना हुआ कोई ग्रह होगा तो उसको हम पार्थिव ग्रह कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, यानी वन बॉडी इज सिमिलर लाइक द अर्थ, यानी एक ऐसा पिंड जो पृथ्वी के जैसे ही दृश्य हो, वैसा ही दिखाई दे, तो उसे हम पार्थिव कहते हैं। पृथ्वी के जैसे होना, पार्थिव। तो इन पहले 4 ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। किसी एग्जाम में ऐसा, आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि पार्थिव ग्रह से क्या आशय है, यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट अगर आप कहते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या मीन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी पार्थिव ग्रहों से क्या आशय है। तो आप कहिए, पार्थिव ग्रह वो ग्रह होते हैं जिनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, जैसे हमारी पृथ्वी का निर्माण भी चट्टानों से हुआ है। ओके, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मींस प्लैनेट्स दोज आर मेड ऑफ रॉक्स सिमिलर लाइक द अर्थ। तो ऐसा कोई प्लैनेट होगा तो उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहेंगे। और जो प्लैनेट्स
जुपिटर के जैसे, बृहस्पति के जैसे गैसों के बने हुए हैं, उन प्लैनेट्स को हम कहते हैं जोवियन। तो जो जोवियन शब्द है, जोवियन वर्ड, वो शब्द आया है जुपिटर से, और पार्थिव जो शब्द आया है वो आया है पृथ्वी से, राइट। तो पार्थिव, जोवियन, इनर, आउटर, रॉक्स का बना हुआ, गैस का बना हुआ, ठीक है। तो ये कुछ विभाजन हो गए। पहले 4 ग्रह और अंतिम 4 ग्रहों के बीच में जो मूल अंतर है, वो बड़े बड़े अंतर ये है 3-4। कौन बड़ा कौन छोटा, राइट। पहले कौन सा, बाद में कौन सा, कहां से इनका विभाजन होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट से, राइट। तो ये, और सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, और सबसे कम डेंसिटी वाला, घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो ये शनि सबसे कम और पृथ्वी सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह यहां पर बनेगा। अब आइए एक एक करके इन ग्रहों के बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं कि आखिर कौन से ग्रह के बारे में हमें कौन सा एक विशेष यानी अलग से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल सकता है। तो यहां पर सबसे पहले चर्चा हम करेंगे मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी यानी बुध। बुध, पहली बात तो सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है, सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, साथ ही साथ सबसे छोटा है। इसके अलावा ये इनर प्लेनेट है, ये रॉक्स का बना हुआ है, राइट। और डेंसिटी के मामले में आउटर प्लेनेट से तो ज्यादा ही है। लेकिन हम उन सब बातों की चर्चा नहीं करेंगे यहां पर। हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर, देखो दैनिक तापांतर से आशय है कि दिन के समय में सर्वाधिक तापमान, उसमें से माइनस कर देंगे रात्रि के समय का न्यूनतम तापमान। मीन्स इंग्लिश में कहें तो डेज हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस नाइट्स लोवेस्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। अर्थ के ऊपर भी ऐसा होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां डे में टेम्परेचर ज्यादा होता है, नाइट में कम होता है। लेकिन अगर हमसे कोई ये आस्क करे, ये पूछे कि आखिर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कितना तापमान में अंतर आता है डे और नाइट में, तो आप हर दिन यही बात कहेंगे कि 10, 12, 13, 15, बस बहुत हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दिन अर्थ के ऊपर टेम्परेचर डे में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम कभी नहीं सुनेंगे कि भाई रात में टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड या -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला हमारी अर्थ के ऊपर। लेकिन यहां पर होता है। मरकरी की बात करें तो बिल्कुल यहां बुध के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तापमान में बहुत बड़ा अंतर आता है। यहां पर प्लस में 390 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस होकर माइनस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी बराबर कर दें तो 560 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस आता है एक ही दिन और रात में। सोचिए, दिन में 390 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और रात में माइनस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाए, तो इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका अर्थ यह है कि सन के पास में है तो दिन में तो गर्म होगा, डे टाइम में तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन रात्रि में अचानक इतना तापमान क्यों घट जाता है? आखिर वो टेम्परेचर इतनी तेजी से क्यों रिलीज होता है? तो इसका आंसर हमें मिलेगा बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका आंसर क्या बनेगा? बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मरकरी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यहां वायुमंडल अनुपस्थित है। तो हमें आंसर मिल चुका है
कि आखिर डे और नाइट में मर्क्यूरी पर इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरी क्यों करता है, अंतर क्यों आता है। इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण एक विशेष घटना नहीं हो पाती, एक खास इवेंट है जो वहां पर अपनी जगह नहीं ले पाता। एंड नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसीलिए वहां हरित गृह प्रभाव नहीं होता, हरित गृह प्रभाव नहीं होता। यहां पर बात की गई ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव का अर्थ है सूर्य से आने वाले तापमान को वायुमंडल ज्यादा नहीं रोक पाता है, लेकिन जब पृथ्वी धरातल गर्म होता है और उससे तापमान का विकिरण होता है, तापमान निकलता है, तो उसको वायुमंडल काफी हद तक बहुत बड़ी मात्रा में रोक लेता है और रात्रि के समय वो तापमान धीरे धीरे करके अंतरिक्ष की तरफ जाता है। तो रात जितनी 12 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की जो भी होती है, उसमें तापमान अचानक से स्पेस अंतरिक्ष की तरफ नहीं जा पाता है, बल्कि उसको जाने में समय लगता है। इतने में फिर से सनराइज हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य उदय होने के उपरांत आपको पता है कि तापमान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है, यानी फिर से हमें तापमान मिलना शुरू कर देता है। तो रात्रि में अगर अचानक तापमान गिर रहा है तो इसका अर्थ है कि जब धरातल से तापमान निकला तो उसके धरातल और अंतरिक्ष के बीच में कोई नहीं जिस तापमान को रोक कर रख सके। लेकिन हमारी पृथ्वी के चारों तरफ तो अच्छा खासा वायुमंडल है, बहुत ही शानदार डेंसिटी वाला, घनत्व वाला वायुमंडल है। तो ये वायुमंडल हमारे तापमान को तो नहीं जाने देता, रात के समय धीरे धीरे करके वो तापमान जाता है, इसलिए दिन और रात्रि के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन मरकरी, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके पास तो वायुमंडल है ही नहीं। तो वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, सूर्य के समीपता के कारण, यानी सूर्य से नियरनेस है, इसलिए डे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा और नाइट में बिना एटमॉस्फेयर के यहां से सारा टेम्परेचर रिलीज हो जाता है, तापमान यहां से निश्रित हो जाता है और दिन और रात के तापमान में सबसे बड़ा अंतर होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट हम समझ चुके हैं कि हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है द इनकमिंग टेम्परेचर फ्रॉम द सन कैन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर वेरी इजीली, एंड व्हेन द अर्थ रिलीजेस इट्स टेम्परेचर और a planet releases its temperature, the atmosphere holds that and releases very slowly in the night, and there is no very much difference between day and night temperature. That is called greenhouse effect. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना जरूरी है, हरित गृह प्रभाव का होना आवश्यक है। अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होगा तो हम यहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पृथ्वी के ऊपर भी जीवन असंभव हो जाएगा। अब वायुमंडल के होते हुए भी, ऑक्सीजन के होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो। हम पृथ्वी के वायुमंडल यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर टॉपिक होगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि सभी गैसें हरित गृह प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। एवरी गैस डज नॉट क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देयर आर सम सर्टेन गैसेस, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कुछ ही गैसें होती हैं जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती हैं, सभी गैसें उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। देखेंगे उसमें वो कौन कौन सी है, लेकिन यहां तो गैसें हैं ही नहीं, तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और कौन सी नहीं करती है, उस पर अभी चर्चा करने का कोई आशय नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो ये बात हमें याद रखनी है। पिछली क्लास में जो हमारी पहला सेशन हुआ था, उस सेशन में मैंने बताया था कि जो प्लेनेट सन के सबसे पास में है उसकी रेवोल्यूशन की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी परिक्रमण का वेग सबसे अधिक होता है। और जैसा कि उसका मार्ग, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, वो भी सबसे छोटा होता है, तो सबसे कम समय कौन से ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगेगा, इसमें हमें कोई संदेह, डाउट होना ही नहीं चाहिए। जो सूर्य के सबसे पास में है उसको सबसे कम समय लगेगा और दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी गति भी कम होगी परिक्रमा करने की, और जो रास्ता है, मार्ग है, उसका पथ है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। अब आपको रास्ता भी लंबा दे दिया गया और चलने के लिए सबसे धीमे कहा गया कि आपको धीमे चलना है, तो ये तो निश्चित ही है कि सबसे लेट फिर वही व्यक्ति पहुंचेगा या वही पिंड पहुंचेगा जिसकी गति कम कर दी गई और जो मार्ग है वो सबसे लंबा दे दिया गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी पहला ग्रह है और कितने नंबर पर है, अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, आयतन को देखें, तो ये कौन से नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर। बस
पहले ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थ वाले, पृथ्वी वाले 88 डेज लगते हैं बस। यानी कितना दिन लगता है बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में? तो ये डेज कौन से हैं? पृथ्वी वाले दिन। बस इतना से याद रखना है, ये दिन कौन से हैं? अर्थ डेज। किसके लिए? एक सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला समय, लगने वाला समय। तो ये हो गई इसकी परिक्रमा में कितना समय लगता है इसको। और पृथ्वी वाला एक दिन, यानी 1 अर्थ डे का क्या मतलब है, क्या आशय है, क्या अर्थ है? पृथ्वी का एक दिन हम समझते हैं 24 घंटे का होता है। तो पृथ्वी के 24 घंटे वाले कितने दिन लगते हैं इस बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में? तो 88 डेज, 88 दिन। और 88 को किसके साथ जोड़ेंगे? मैं आपको बता चुका हूं कि जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे छोटा ग्रह है बुध, 8वें नंबर पर। और दिन कितने लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में? 88 डेज। और डेज कौन से? अर्थ वाले, पृथ्वी वाले दिन। तो पहले प्लेनेट के बारे में इससे ज्यादा हमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात एक्सक्यूज मी सर, ये कि पहले 2 प्लैनेट्स के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ये जो 2 प्लैनेट हैं, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बताइए। सर वो 390 डिग्री सेंटीग्रेड और 170 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 560 सेंटीग्रेड, ये क्या है सर? मुझे समझ में नहीं आया। बता देता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। इट्स ओके। देखो, हम हमारी बात कर लेते हैं, किसी और की बात क्यों करते हैं? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आज दिन का तापमान था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। और आपसे कोई कहा जाए कि रात का तापमान हो गया था -5 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है रात में बहुत ठंडी हवा चली, बर्फबारी हो गई। पहाड़ों की बात कर लेते हैं, या दिल्ली में ही मान लो बहुत जबरदस्त स्नोफॉल हो गई, जैसा कभी होता नहीं है, या उत्तर प्रदेश में या बिहार में मान लो बर्फ गिर गई, तो हो सकता है तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए। और हमसे पूछा जाए कि बताइए जरा, आज दिन के और रात के तापमान में कितना अंतर हुआ, क्या कहोगे आप? कितना अंतर हुआ? 10 नहीं, 20। 0 से 15 ऊपर और 0 से 5 नीचे। ओके, क्लियर? यस तो सर। 0 से 15 ऊपर है तो 0 तक आएंगे, 15 हो गए, और 0 से 5 नीचे जाएंगे तो 5 और हो गए। तो 15 ऊपर और 5 नीचे, अंतर कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बस यही चीज मैंने यहां बताई है कि 0 से 390 ऊपर है, फिर 0 हो जाता है और -170 हो जाता है, तो टोटल अंतर हो गया 560 डिग्री। ठीक है? हाँ ये ओके था। हाँ, ये डाउट कई लोगों को हो जाता है वैसे कि इसका अंतर तो कम आता है। नहीं, अंतर कम नहीं आता है। बेसिकली ये 0 से ऊपर वाला टेम्परेचर और 0 से नीचे वाला है, और माइनस जो मैंने किया है वो इसका और इसका अंतर किया है, डिफरेंस किया है। तो अगर प्लस वाले को माइनस वाले में से डिफरेंस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस ऐड हो जाता है। वैसे भी मैथ्स में भी ये चीज पढ़ते हैं हम। यस सर। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हम कहते हैं ना कि माइनस हाँ, +5 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी +5 और -10 का अंतर कितना है। तो हम अगर ऐसे में माइनस करते हैं इनको, तो नीचे वाला का जो सिंबल है वो चेंज कर देते हैं और अंतर हो जाता है 15। तो वही चीज यहां पर है, कुछ खास नहीं है, वही है। और वैसे भी नॉर्मल जिंदगी में सोचे तो सबको पता है कि 0 से 15 ऊपर है और 0 से 5 नीचे है, तो अंतर होगा 20, ना कि 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ मरकरी यानी पहले ग्रह के बारे में जो कुछ विशेष फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्लेनेट के बारे में। दूसरा जो प्लेनेट है, ग्रह है, उसको हम कहते हैं वीनस। हाँ, मैं एक और बात यहां बता रहा था, जो आपका क्वेश्चन बीच में आ गया। हाँ, मैं बता रहा था कि बाकी सभी ग्रहों के पास उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास प्राकृतिक उपग्रह एक है, चंद्रमा। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एक ही मून है, एक ही चंद्रमा है, एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह। वैसे तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कई हजारों हजार उपग्रह आज हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हम हर दिन बात करते हैं कि उपग्रह से मिले चित्रों के अनुसार हमें पता चला है कि भारत के इन क्षेत्रों में आज वर्षा होने वाली है, या दिन में धूप खिली रहेगी, और या फिर छिटपुट बारिश होने की संभावना है, या बादल गरजने की संभावना है, या फिर घने बादल छाए रहेंगे।
उपग्रह से मिले चित्र। या फिर अगर आपके घर में किसी के भी घर में डीटीएच लगा हुआ है, तो अगर घने बादल छा जाते हैं तो टेलीविजन की स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आता है? उपग्रह से चित्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यानी उपग्रह हमारी पृथ्वी के चारों तरफ इतने हैं कि इस समय हमारी पल पल की खबर ले रहे हैं वो। और जीपीएस तो आजकल हर कोई यूज करता है, लाइव लोकेशन हर कोई यूज करता है, गूगल मैप हर कोई काम में लेता है। तो वो क्या है? वो भी उपग्रह हैं जो लगातार हमें देख रहे हैं कि हम कहां हैं। लाइव लोकेशन किसी की कैसे पता चलेगी? कोई छत पर बैठ के तो देख नहीं रहा, और छत पे बैठ के देख भी रहा हो तो हम तो आगे निकल जाएंगे, फिर उस छत का क्या काम? यानी एक ऐसा सैटेलाइट है जो हमसे बहुत दूर है और लगातार हर जगह हमें देख रहा है और हमारी जानकारी दूसरे को दे रहा है कि हम यहां हैं। और गूगल वाला तो बिना चाहे ही हमसे सारी जानकारी ले रहा है। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं या गूगल मैप यूज कर रहे हैं या जीमेल यूज कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। जैसे ही इंटरनेट का प्रयोग होगा, गूगल अमेरिका को पता होगा कि हम किस जगह हैं, बिना चाहे ही उसको पता होगा। लेकिन इसका एक तरीका हो सकता है कि आप अपने फोन से लोकेशन वाला ऑप्शन बंद करके रखें, बस बच गए, फिर नहीं पता चलेगा। क्योंकि मोबाइल कंपनी तो गूगल की है नहीं, वो तो अलग अलग कंपनी होती है, वो क्यों गूगल को जबरदस्ती वो जानकारी देगी? ठीक है। तो अगर आप बचना चाहते हैं कोई भी कि मुझे मेरा पता नहीं होना चाहिए, कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए, तो आप अपने फोन से लोकेशन वाली जो फैसिलिटी होती है वो बंद करें। और वो भी ऐसे बंद नहीं होती, ये साइबर जो सेफ्टी होती है उसका एक पार्ट बता रहा हूं आपको। अपने फोन में सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स के बाद में आप जाइए लोकेशन में, और लोकेशन में चेक कीजिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो लोकेशन को यूज कर रही है, काम में ले रही है, उनको आप ऑफ कर दीजिए। जब जरूरत रहे, किसी को लाइव लोकेशन भेजनी है, तो उसमें ऑप्शन आता है जस्ट वंस, यानी एक बार यूज कर सकता है, तो एक बार काम में लेगा, उसके बाद फिर से वो ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी जो भी है सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ जी, तो पहले 2 ग्रहों के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, जुपिटर के पास से 67 उपग्रह है, और बल्कि 67 नहीं 79 सैटेलाइट्स। सैटर्न के पास है 82 सैटेलाइट्स, इसके पास है 27 यूरेनस के पास, और यहां है 24 14 नोट 24 14 तो ये हो गई उपग्रहों की संख्या। तो 1 2 79 यानी 79, 82 यानी 82, 27 यानी 27 और 14 यानी 14। तो ये जो मैंने यहां लिखा है ये नंबर है कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। 1 है, 2 है, 79 है, 82 है, 27 है और 14 है। तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न कहीं आ जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह कितने ग्रहों के पास नहीं है, तो आंसर होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो पहले 2 प्लैनेट मरकरी, वीनस, यानी बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। तो आइए अब हम बात करते हैं वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में, कि क्या उसके बारे में अलग है। वीनस, शुक्र, पहली बात, होना तो चाहिए सबसे गर्म ग्रह किसको? सबसे गर्म ग्रह किसको होना चाहिए? मरकरी को, बुध को, क्योंकि मरकरी सूर्य के सबसे पास में है। लेकिन बुध के साथ क्या हुआ, ये डे में गर्म तो होता है लेकिन रात्रि में फिर से ठंडा हो जाता है क्योंकि वायुमंडल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है वीनस, शुक्र। ये है हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट यानी सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह। अब आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दूसरे नंबर वाला ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है। बस यहां उत्तर यही है कि तापमान आया और भाग गया, चला गया, रुका ही नहीं, तो ठंडा हो गया वापस। लेकिन तापमान आया और वापस जाने में उसको समस्या हो, यानी वापस ना जा पाए तापमान, तो इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, भर जाएगा वहां पर। किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो, ठंडा कम कर रहे हो, फिर गर्म कर रहे हो, फिर ठंडा नहीं होने दे रहे, फिर गर्म कर रहे हो, फिर ठंडा नहीं होने दे रहे, इसका अर्थ यह होगा कि उसका तापमान बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे गर्म ग्रह क्यों है वीनस, शुक्र? तो वही आंसर बनेगा, उत्तर वही बनेगा कि यहां पर तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, हरित ग्रह प्रभाव नहीं है। लेकिन एक दूसरा प्लेनेट है, दूसरा ग्रह है जिसके पास बहुत ही जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट है।
अति प्रभावी हरित गृह प्रभाव के कारण। उत्तर क्या देंगे? जो मैंने यहां लाल में लिखा है वो क्या आंसर बनेगा कि क्यों आखिर वीनस यानी शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है जबकि बुध सूर्य के अधिक पास में है। तो इसका उत्तर होगा ये, बिकॉज ऑफ ए वेरी इंटेंसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट। तापमान आया भाग गया तो ठंडा हो जाएगा, आया गया ही नहीं तो गर्म हो जाएगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये जो वेरी इंटेंसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अति प्रभावी ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रह प्रभाव है, ये किसके कारण हुआ? क्योंकि ये जो वीनस है ना, शुक्र, इसके वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी वीनस हैज 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण सूर्य से आने वाले तापमान को आने में कोई समस्या नहीं, लेकिन जब तापमान वापस जाने की कोशिश करता है तो वो तापमान को रोक लेता है, पकड़ लेता है, और इसके कारण तापमान वहां बना रहता है और शुक्र सबसे गर्म ग्रह हो गया। इसके साथ साथ शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में अगली बात जानने की कोशिश करें तो वो होगी कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर सनराइज वेस्टर्न साइड में होता है, यानी पश्चिम की ओर सूर्य उदय होने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम की ओर सूर्य उदय होने वाले दो ग्रह हैं, याद रखना। एक तो ग्रह होगा वीनस और दूसरा होगा यूरेनस। दो, जिसके नीचे मैंने डबल अंडरलाइन किया है, यानी एक तो शुक्र जहां पश्चिम में सूर्य उदय होता है, और एक हो गया अरुण। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, इधर लास्ट में से एक को छोड़ दो और फर्स्ट में से एक को छोड़ दो, यानी इधर से भी सेकंड नंबर वाला और इधर से भी सेकंड नंबर वाला। तो ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो अपना घूर्णन, रोटेशन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं, और इनके ऊपर जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम की ओर होता है। तो मैं दोनों के लिए एक साथ ही नोट कर देता हूं कि शुक्र और अरुण ग्रह, शुक्र और अरुण ग्रह अपना घूर्णन, अपना ही रोटेशन, जैसे 24 घंटे में हमारी पृथ्वी अपना एक घूर्णन करती है, वो अपना घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। इसीलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम की ओर या पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो वीनस एंड यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस एंड यूरेनस का जो रोटेशन होता है वो रोटेशन होता है ईस्ट टू वेस्ट, और इसी कारण से सन राइजेज इन द वेस्ट, राइट। तो कौन से ऐसे प्लेनेट हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके ऊपर सूर्य उदय पश्चिम की ओर होता है? तो आप कहिए वो है शुक्र और अरुण, यानी वीनस और यूरेनस। क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम, जैसे हमारी पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपना घूर्णन करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो जो वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा ईस्ट में सनराइज होगा, और ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा तो वेस्ट में सनराइज होगा। बता देता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए यह है वीनस यानी शुक्र, और दूसरा बात कर लेते हैं हमारी अर्थ के बारे में, यानी पृथ्वी।
और इनकी हम बात कर रहे हैं इनके रोटेशन की। रोटेशन मतलब घूर्णन, और घूर्णन के विषय में जब भी बात होगी तो एक बीच वाली लाइन की बात होगी जिसके चारों तरफ ही अपना रोटेशन करते हैं। ये हो गई अर्थ। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? वेस्ट टू ईस्ट, कुछ ऐसे घूमती है। वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो यहां तो सूर्य उदय होगा इस डायरेक्शन में, सनराइज, सूर्य उदय। क्योंकि ये वाला जो जगह है ना वो आगे रहेगा हमेशा, पश्चिम से पूर्व में चल रहा है तो पूर्व वाला आगे रहेगा, तो जो आगे रहेगा वही तो पहले देखेगा सन को। और ये वाला वीनस और यूरेनस घूमते हैं इधर से, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो जो पूर्व से पश्चिम घूमेगा उसका सनराइज होगा वेस्टर्न साइड में, सूर्य उदय। सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होगा। तो यह है अंतर, सूर्य उदय किस साइड में होगा, कौन सी तरफ होगा। तो वीनस और यूरेनस के ऊपर, दोनों का एक साथ ही नोट कर देता हूं, केवल वीनस क्यों, यूरेनस की भी बात कर लेते हैं। यानी अरुण ग्रह के विषय में भी यही बात होगी, इन दोनों ग्रहों की बात हो रही है यहां पर, और यहां पर हो रही है अर्थ के बारे में बात, पृथ्वी के बारे में। या बाकी सारे जो 5 ग्रह बच गए वो सभी इसी तरीके से घूमते हैं। तो ये हो गया कि सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है, कौन से ग्रह के ऊपर, वो। तो वीनस के बारे में ये बात हो चुकी कि वहां सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है। इसके बाद अगला फैक्ट आएगा कि, एक सेकंड, चक्कर लगा दिया मैंने शायद। तो द ऑर्बिट ऑफ वीनस इज नियरेस्ट टू द अर्थ। कई बार इसको हम ये भी कह देते हैं कि पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। तो लेकिन वो ऑर्बिट पास में होगी, यानी शुक्र की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सर्वाधिक समीप है, सर्वाधिक समीप है। कहने का आशय यह है कि अगर यहां सन है, सूर्य, और सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह, पहला ग्रह यहां चक्कर लगा रहा है, दूसरा ग्रह यहां चक्कर लगा रहा है, तीसरा ग्रह यहां चक्कर लगा रहा है, और चौथा जो ग्रह है वो यहां परिक्रमा कर रहा है। तो हम अगर कहें कि भाई यहां पर है मरकरी, यहां पर है अर्थ, यहां पर है वीनस, और यहां पर है मार्स, मंगल, तो सबसे पास में हमारी पृथ्वी के कौन से ग्रह की कक्षा है? तो हम कहेंगे कि वो शुक्र ग्रह है जिसकी कक्षा सबसे पास में है। पास में का मतलब ये नहीं कि 2 किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है, वो है तो कई करोड़ों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी किसी अन्य ग्रह की अपेक्षा सबसे पास वाला कौन सा ग्रह है? तो आप कह सकते हैं किसी अन्य ग्रह की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया पृथ्वी की कक्षा, और ये हो गई ऑर्बिट ऑफ वीनस, यानी शुक्र की कक्षा। तो शुक्र और पृथ्वी की कक्षाएं आपस में सबसे पास में हैं। इसके बाद अगला फैक्ट भी यहीं पर जान लेते हैं हम, और अगला फैक्ट क्या होगा वीनस के बारे में कि ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, मोस्ट शाइनिंग प्लेनेट, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। कुछ ऐसे गैसों के बादल हैं इसके चारों तरफ, चारों ओर, जो सूर्य के प्रकाश को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं, चमकाते हैं, यानी परावर्तित करते हैं। तो ये बहुत ही चमकता हुआ एक पिंड जैसा, तारे जैसा नजर आता है, और इसीलिए
इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, यानी सांझ और भोर का तारा। सांझ और भोर का तारा कौन सा ग्रह कहलाता है? तो जो सबसे अधिक चमकता है, मोस्ट शाइनिंग प्लेनेट है, उसी को हम कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसी को हम कहेंगे, राइट सर? 6:30 तक या 6:20 तक, थोड़ा बहुत पहले भी चलेगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि मोस्ट शाइनिंग प्लेनेट, सबसे ज्यादा चमकने वाला जो ग्रह होगा, उसी को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, यानी इवनिंग काल में, संध्या काल में सबसे पहले और सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह, यानी तारे जैसा दिखे, और इवनिंग मॉर्निंग में सबसे लेट तक और सबसे ज्यादा चमकता हुआ एक तारा दिखाई दे, तो वो तारा नहीं, स्टार नहीं, बल्कि वो वीनस प्लेनेट है, शुक्र ग्रह है। तो शुक्र के बारे में ये कुछ बातें। इसके अलावा एक बहुत ही अलग और तीखा प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ग्रह है जिसका वर्ष छोटा है और दिन बड़ा है? जरा ध्यान से सुनिए। ईयर इज शॉर्टर देन द डे ड्यूरेशन, यानी जो वर्ष की अवधि है वो दिन की अवधि से छोटी है। तो हम यहां नोट करेंगे कि शुक्र का एक दिन शुक्र के एक वर्ष से अधिक लंबा होता है, अधिक लंबा होता है। इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही कहा जाएगा कि 1 day of Venus is longer than 1 year of Venus। सुनने में बड़ा ही अलग लग रहा है, अटपटा लग रहा है, एकदम डिफरेंट लग रहा है कि कोई दिन वर्ष से कैसे बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर इस बात की थोड़ी गहराई में जाकर इस पे चर्चा की जाए तो यहां पर लिखा हुआ है एक दिन, यानी 1 डे। तो 1 डे का मतलब होता है 1 रोटेशन, यानी एक घूर्णन। और एक घूर्णन का मतलब होता है, हम पहले ही जान चुके हैं, कि खुद का ही एक चक्कर लगाना। कोई ग्रह अपना खुद का अपनी जगह स्वयं का चक्कर लगा रहा है तो उसको हम कहेंगे एक दिन। और वर्ष, 1 ईयर की बात करें, यानी एक वर्ष के विषय में चर्चा करें, तो उसका अर्थ होता है कि सन के चारों ओर एक चक्कर लगाना। तो सूर्य की एक परिक्रमा करना एक अलग बात है, और स्वयं का अपनी जगह खड़े रहकर, अपनी जगह रहकर खुद की ही परिक्रमा करना, जैसे मैं अपनी जगह खड़ा हूं और मैं अपना चक्कर लगा रहा हूं, यह है रोटेशन, यह है घूर्णन। लेकिन जैसे मैं इस स्टाइलस या इस पेन को कहूं कि मेरी परिक्रमा करो, ये परिक्रमा क्या करेगा? मेरे चारों तरफ घूमेगा, रेवोल्यूशन करेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वीनस का जो एक दिन है, दैट इज इक्वल टू 243 अर्थ डेज। अर्थ डेज यानी पृथ्वी वाले दिन, पृथ्वी वाले दिन कितने पूरे हो जाएंगे? तब इसका एक दिन पूरा होगा जब हमारी पृथ्वी पर 243 दिन पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे 243 दिन, तब शुक्र अपना एक पूरा चक्कर लगाएगा, यानी घूर्णन करेगा, रोटेशन करेगा। जबकि इसको सूर्य की परिक्रमा करने में इक्वल टू 224.7 अर्थ डेज का टाइम लगता है। अर्थ डेज यानी पृथ्वी वाले दिन, पृथ्वी वाले दिन, राइट। तो पृथ्वी वाले कितने दिन लगेंगे इसको सूर्य की परिक्रमा करने में? 224 या 25 दिन। और खुद का रोटेशन करने में कितने दिन लगेंगे? 243 दिन।
तो सीधी सी बात है कि इसका जो रोटेशन होता है, घूर्णन, वो बहुत ही स्लो है, धीमी गति से होता है, बहुत धीमी गति से। इतना धीमी गति है वो कि उससे पहले तो ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, यानी सन का रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि शुक्र अपना घूर्णन करने में अधिक समय लेता है और उससे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो हो गया, दिन ज्यादा लंबा और वर्ष उससे छोटा। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में यहां सोलर सिस्टम में मैं आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि आने वाला सारा का सारा जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो पृथ्वी के से ही संबंधित है। चाहे हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ें या और कोई ज्योग्राफी पढ़ें, भूगोल, वो सारी भूगोल आज के टॉपिक के बाद में पूरा अर्थ के बारे में ही है, पृथ्वी के बारे में ही है। तो पृथ्वी के विषय में हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। पहले इन सारे प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैं यहां पर पृथ्वी को छोड़कर उसके आगे वाले के ऊपर चलता हूं, यानी जो चौथा प्लैनेट है वो फोर्थ, यानी मार्स। मार्स यानी मंगल। देखिए, मार्स से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं। इस पूरे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, सौर परिवार में या ब्रह्मांड में आज तक हमें कोई भी ऐसा दूसरा पिंड नहीं मिला, कोई ग्रह, उपग्रह या तारा तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत गर्म होता है, जहां जीवन संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। जीवन संभव का मतलब वहां है या नहीं जीवन, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम किसी सुविधा के साथ, फैसिलिटी के साथ वहां पहुंचे तो क्या हम वहां जिंदा रह सकते हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं। हम केवल इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो केवल 3 ही ऐसे पिंड है जहां मनुष्य या जीवन बच सकता है, जीवित रह सकता है। एक हमारी पृथ्वी, यहां तो हम हैं ही। दूसरा चंद्रमा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह गए थे, बिल्कुल गए थे, झंडा फहरा के आए थे वहां पर। इसका मतलब वहां पर भी अगर आप एक विशेष प्रकार के सूट पहनकर उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर अगर वहां जाएं तो वहां पर आप जिंदा रह सकते हैं। तीसरा अगर कोई ऐसा पिंड है, बॉडी है, तो वो है मंगल, जिसके ऊपर जीवन बच सकता है, संभव हो सकता है। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। ध्यान से सुनिए, गोल्डीलॉक जोन। इसको हिंदी में भी कुछ ऐसे ही कहेंगे, गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा तापमान की वह सीमा जहां जीवन संभव हो सके, यानी द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेयर ए लाइफ कैन सर्वाइव। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो सकता है? हम पहले प्लेनेट की बात करें, बुध ग्रह की बात करें, तो दिन में 390 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में, रात में माइनस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इन दोनों ही तापमान पर कोई जीवन जीवित रह सकता है? आंसर होगा नहीं। दूसरा, अगर आप शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र की अभी बात कर रहे थे कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र का जो तापमान होता है, डे और नाइट का टेम्परेचर मिलाकर, या जो टेम्परेचर वहां बचता है वो टेम्परेचर होता है, यहां पर लिखा हुआ था शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ये रहा। तो इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 460 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगभग बना ही रहता है। तो ना तो हम इस टेम्परेचर पर जिंदा रह सकते, ना इसके ऊपर, ना ही तो इस टेम्परेचर पर जिंदा रह सकते हैं। तो फिर क्या करें? हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं जहां हम सरवाइव कर सकते हैं, और वो सरवाइव करने वाले, बचने वाले ऑप्शन कौन कौन है? मंगल है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। तो अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे सोलर सिस्टम में कितने ऐसे ग्रह और उपग्रह हैं जहां पर जीवन बच सकता है, जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, लाइफ सरवाइव कर सकती है, तो गोल्डीलॉक जोन बोला जाएगा उसको। और गोल्डीलॉक जोन में कौन कौन है? गोल्डीलॉक जोन में है अर्थ यानी पृथ्वी, गोल्डीलॉक जोन में है हमारा मून यानी चंद्रमा, और गोल्डीलॉक जोन में है मार्स मतलब मंगल। बस ये 3 ही ऐसे ब्रह्मांड के पिंड हैं जहां तापमान की वो सीमाएं हैं जहां एक मनुष्य या कोई जीव जीवित बच सकता है, लाइफ सरवाइव उसकी कर सकती है। अन्यथा इनके अलावा कोई भी ऐसा पिंड नहीं जहां हम जीवित रह सकते हैं, तो उसको गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। इसके बाद इस मार्स को ही हम कहते हैं रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह।
तो कभी भी पूछा जाए कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहते हैं, तो मंगल को। लेकिन प्रश्न केवल इतना आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। पीसीएस या यूपीएससी या और कोई बड़ी एग्जाम जो भी आप देना चाहें, तो उस एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण क्या होगा वो भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर लाल मिट्टी बहुत सारी है। ये तो है ही कि अगर रेड सॉइल होगी कहीं पर, रेड सॉइल, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लाल लाल दिखाई देगा। लेकिन लाल मिट्टी बनने के पीछे का जो कारण होता है वो होता है आयरन ऑक्सीडेशन। आयरन ऑक्सीडेशन यानी लौह ऑक्सीकरण। लौह ऑक्सीकरण, लौह ऑक्सीकरण से क्या आशय है, क्या अर्थ है? अगर हमें कोई कहे कि लौह ऑक्सीकरण हो गया, तो आप सिंपल सा कहो कि जो रस्टिंग होती है, जंग क्रिया होती है, जंग मतलब वो जंग नहीं, जंग का मतलब होता है जंग लगना, लोहे में जो जंग लग जाती है, और वो जंग मतलब वो वाली जंग नहीं है तो कि लड़ाई दंगा हो गया। तो रस्टिंग जो होती है, रस्टिंग प्रोसेस, वही आयरन ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर इससे आगे का भी प्रश्न हमसे आस्क कर लिया गया, पूछ लिया गया कि आयरन ऑक्सीडेशन के लिए क्या आवश्यक है, चलिए एक एक करके जोड़ते हैं इनको। कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल के धरातल पर लाल मिट्टी की अधिकता है। लाल मिट्टी बनती है लौह ऑक्सीकरण प्रक्रिया से, और लौह ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए जल और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति, जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। तो प्री में प्रश्न आए, प्री एग्जाम में, तो हम आंसर दे सकते हैं ऐसे, और मेंस में आए कि मंगल के लाल ग्रह कहे जाने के पीछे क्या कारण है, तो हमें इन्हीं चार बातों को जोड़कर 20 शब्दों में लिख देना है कि मंगल के धरातल पर लाल मिट्टी की अधिकता है, फुल स्टॉप। लाल मिट्टी लौह ऑक्सीकरण प्रक्रिया से बनती है, फुल स्टॉप। इस प्रक्रिया के लिए जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, फिनिश। हो गए 20 शब्द, बस इतना ही लिखना है कि, और इनमें सारी बातें आ गई। अब एग्जामिनर जाने कि लौह ऑक्सीकरण का हमें पता है या नहीं है। भैया तुमने मौका ही दिया है केवल 20 शब्दों का, तो 20 शब्द तो हो गए, और इससे बेहतर 20 वर्ड्स के अंदर कोई आंसर हो नहीं सकता। ज्यादा लंबा अगर वो पूछे तो हम और ज्यादा बातें उसमें ऐड कर सकते हैं, वो फिर साइंस में जाना पड़ेगा। विज्ञान के अंदर ज्योग्राफी तो बचेगा नहीं, तो साइंस में जाएंगे तो क्या होगा, वो केमिस्ट्री वाले सर आपको बता ही देंगे, या फिजिक्स वाले सर बता। केमिस्ट्री में होता है बेसिकली, केमिस्ट्री में होता है कि जब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति होती है तो वो लोहे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और उसके अंदर रस्टिंग उत्पन्न कर देते हैं, जंग क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इससे क्या होता है, लोहे का आयतन बढ़ता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और जल समाहित हो जाते हैं। कुछ कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ेगा या घटेगा। तो जंग लगने के बाद भी जो उससे टुकड़े टूट के गिर रहे हैं और लोहा जो बचा हुआ है उसको सारा अगर तोला जाए, उसका माप लिया जाए, उसका जिसे कहते हैं भार किया जाए, तो पहले जितना लोहे में वजन था उससे अधिक मिलेगा। जी हां, इससे यह भी पता चलता है कि ऑक्सीजन और जल उसके अंदर समाहित हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, तभी तो उसका वजन बढ़ा है। तो रस्ट लगने के बाद में लोहे का वजन बढ़ जाता है, कम नहीं होता, और उसका आयतन भी बढ़ जाता है, फूल जाता है, बढ़ जाता है, अपनी जगह से विस्तारित हो जाता है। तो लाल मिट्टी की अधिकता, आयरन ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद मंगल जो ग्रह है उसी को हम कहेंगे कि यहां पर बहुत सारे देशों ने अपने अपने सैटेलाइट भी लॉन्च करके भेजे हैं। जैसे भारत का भी मंगलयान, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, मंगल परिक्रमण का अभियान 5 नवंबर 2013 को यहां से छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था। 5 नवंबर 2013 मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे। और 24 सितंबर जो 24 सितंबर है 2014 में, जब मई में 2014 में
मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उसके अंदर सितंबर के अंदर 24 सितंबर को वो मंगल की परिक्रमा करना शुरू कर दिया था। और भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने पहले ही प्रयास के अंदर मंगल तक उपग्रह भेजा और उसकी परिक्रमा शुरू करवाई। अन्यथा आप अमेरिका की बात करें, यूएसए की, आप रशिया की बात करें या अन्य किसी देश की बात करें, यूरोपियन यूनियन वगैरह सब मिलाकर, किसी भी देश या संस्था ने एक प्रयास में अपने उपग्रह को मंगल पर भेजने में सफलता प्राप्त नहीं की। भारत ही केवल वो देश है जिसने पहला ही प्रयास किया और मंगल तक पहुंच गया। तो हम इस मामले में भी सबसे अव्वल हैं, ग्रेट हैं, महान हैं कि पहले ही प्रयास में हम मंगल तक पहुंच गए, सफलता प्राप्त की। वो अलग बात है और उसकी चर्चा भी कहीं नहीं करनी कि हमारा जो दूसरा प्रयास था अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ था, उसमें हम असफल रहे, हमें सक्सेस नहीं मिली। इट्स ओके, पहली बार जब एग्जाम दी तब तो पास हो ही गए थे, दोबारा दिया तो फेल हो जाओ, नौकरी तो बची हुई है। क्या समस्या है? कोई समस्या थोड़ी है। तो वही बात है कि पहले प्रयास में अगर सफलता मिल गई तो दूसरे प्रयास में सफलता ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, पहला प्रयास तो गिना ही जाएगा। तो कई सारे देश, साथ ही साथ इसका जो 1 डे होता है, 1 डे यानी मंगल का एक दिन, याद रखिए वो दिन लगभग 24 घंटे का ही है, यानी जैसे पृथ्वी का दिन होता है। इसके अलावा मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, जैसे पृथ्वी पर होते हैं ऋतु परिवर्तन। तो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो सीजन चेंज होते हैं वो पृथ्वी पर भी होते हैं, इसके अलावा कौन से ग्रह पर होते हैं? पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, और कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन 24 घंटे का होता है? तो ये सारी बातें, और जीवन पृथ्वी पर संभव है, और कौन कौन सी जगहों पर हमारा जीवन संभव रह सकता है, हम जीवित रह सकते हैं, तो इन सब के उत्तर होंगे मंगल। तो क्या मंगल के ऊपर ऑक्सीजन और जल है, पानी और ऑक्सीजन यानी वाटर और ऑक्सीजन की मात्रा है, कुछ है? तो अभी तक हमें ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है पूरा जिससे ये प्रूव हो सके, प्रमाणित हो सके, साबित हो सके कि मंगल पर पानी और ऑक्सीजन है। लेकिन जंग लगी हुई मिट्टी, लौह ऑक्सीकरण हुआ है, तो आज नहीं तो इतिहास में कभी ना कभी तो वहां पर जंग लगी हुई थी, राइट? तो आज की क्लास को अब इतना ही रखेंगे, ठीक है? अगली क्लास के अंदर इनको जो बचे हुए ग्रह हैं उनको जल्दी से समाप्त करेंगे, क्योंकि उनके विषय में बहुत ज्यादा तथ्य नहीं बचे हुए हैं। और फिर ज्योग्राफी के, भूगोल के एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े जा सकते हैं, और साथ ही साथ फिर इंडियन ज्योग्राफी को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, भारत के भूगोल को भी। और फिर विशेष रूप से 2, 3, 4 क्लास लास्ट में हम बिहार के भूगोल के ऊपर लेंगे कि वहां इंडस्ट्री कौन कौन सी है, मिट्टियां कितनी प्रकार की हैं, वहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, वहां पर कौन सी फसलें उत्पन्न होती हैं, कौन सा जो जिला है वो किस तरफ है, चारों तरफ की सीमाएं किस प्रकार की हैं, कोई समस्या तो नहीं है वहां पर, जो कोसी रिवर है या सप्तकोशी है वो उनकी समस्याएं क्या हैं, और बहुत सारी बातों पे, जनसंख्या किस प्रकार से है, और वहां पर एजुकेशन का लेवल किस तरीके से है, सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात है वो किस प्रकार से है। तो ये सारी बातें हम बिहार के विषय में और भारत के विषय में विस्तार से करेंगे। आज के सेशन को इतना ही रखेंगे। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, बाय।